हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप सबका इस सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो ये सेशन हमारा वीकली साइंस टेक करंट अफेयर सेशन है। तो आज हम लोग 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में जितने भी साइंस टेक रिलेटेड आर्टिकल आए हैं उनके बेसिस पर हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे। अब आप मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में जानते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल जो है, जहाँ प्रफुल के _ साइंस एंड टेक, इस चैनल पर मैं डेली उन आर्टिकल्स को आपके साथ शेयर करता हूँ और उस आर्टिकल से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स में, और कुछ पॉइंट्स है जो मेंस में भी हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आर्टिकल्स की लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ ही उन आर्टिकल में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो हमें अच्छे से याद रखने हैं, जो हमारे नोट्स का पार्ट होने चाहिए, उन्हें मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे मेरे चैनल को पढ़ रहे हो, उसे फॉलो कर रहे हो, तो दोस्तों आज का सेशन जो है वो आपको बहुत ही इजी जाएगा। इस सेशन में हम लोग इस पूरे वीक में जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, इनके बेसिस पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे विथ ऑप्शंस, और उसके साथ उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। लास्ट वीक का जो सेशन था उसमें आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और आई होप कि इस बार भी आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो। बहुत सारे लाइक्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आप दो, सो थैंक यू। अब उसके पहले ये सेशन हम लोग स्टार्ट करें तो दोस्तों मैं आपको स्टडी आईक्यू के कार्निवल फेस्टिवल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो स्टडी आईक्यू का कार्निवल फेस्टिवल जो है दोस्तों, सक्सेस कार्निवल फेस्टिवल जो है वो 21 से 24 सितंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके वजह से आपको बहुत सारी डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर वो स्टेट उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, पंजाब, आसाम, हरियाणा, एमपी, जम्मू कश्मीर हो या वेस्ट बंगाल हो, अगर आप इन स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों संकल्प 4 बैच। इस बैच में ये फाउंडेशन बैच है। यहाँ हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक के सारी आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। आपको एक पर्सनल मेंटोर भी असाइन होगा। हर लेक्चर के बाद आपको उसके क्रक्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे और आपको पीपीटीज भी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी कराई जाएगी। तो ये हमारा संकल्प 4 बैच है। आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली इसकी फीस जो होती है वो ज़्यादा होती है, पर दोस्तों अगर आप कार्निवल फेस्टिवल में हमारा अगर कोड अप्लाई करते हैं, जो मेरा कोड जो है वो है PSK लाइव, तो दोस्तों आपको ये बैच कार्निवल फेस्टिवल के वजह से सिर्फ 9,999 में मिल जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही आपको 5100 MCQs जो है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑफर है कि आपको बैच भी बहुत ही कम रीजनेबल रेट में मिल जाएगी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो PSK लाइव। और उसके साथ दोस्तों आपको फ्री 5100 MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो भाई ये बहुत अच्छा ऑफर है। इसके अलावा भी एक बहुत ही सुनहरा ऑफर है कि मान लीजिए अगर आप स्टेट पीसीएस के साथ यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू का जो यूपीएससी का फाउंडेशन बैच आता है P2I, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उस बैच के साथ आपको स्टेट पीसीएस का कोर्स दोस्तों बहुत ही रीजनेबल रेट में, यानी 34,999 में मिल जाएगा। ये हमारा कॉम्बो पैक है जहां पर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों प्रिपरेशन कर सकते हो। दोनों के लिए आपको मेंटोर्स भी मिल जाएंगे, प्लस दोस्तों आपको 5100 MCQs फ्री में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये कॉम्बो पैक वाला भी बहुत अच्छा ऑफर है। तो अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप मेरा कोड PSK लाइव यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में हेल्प करेगा। और उसके साथ ही दोस्तों आपको आपका सपना अचीव करने में बहुत ही मदद होगी। तो आप जल्दी से जल्दी हमारी संकल्प 4 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या हमारा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वाला कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। और प्लीज़ मेरा कोड यूज़ करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों फिर आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज की सेशन की शुरुआत हम लोग पहले इस क्वेश्चन से करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन डिस्कस करते हैं, फिर बताते हैं कि भाई इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है और बाकी के आंसर गलत क्यों है। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज वो है
एक्टिव नॉइस कंट्रोल ANC टेक्नोलॉजी प्राइमरीली फंक्शंस बाय। अब ये ANC क्या होती है? तो दोस्तों जब आप हेडफोन यूज करते हो या ईयरफोन यूज करते हो तो साउंड में जो भी नॉइज होता है, अनवांटेड साउंड जो होता है, उसको हटा के जो भी पर्टिकुलर साउंड है उसी को अगर आपको सुनना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो इस पर करंट अफेयर में एक आर्टिकल आया था और मेरी बातों से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई ये सारे के सारे जितने भी म्यूजिक सिस्टम्स है, हेडफोन है, ईयरफोन है, इनमें इस टेक्नोलॉजी को यूज करते होंगे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एक्टिव नॉइस कंट्रोल, ओके, एक्टिव नॉइस कंट्रोल ANC टेक्नोलॉजी प्राइमरीली फंक्शन बाय, ओके, मुख्य रूप से ये किसके द्वारा कार्य करती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एम्पलीफाइंग द साउंडिंग नॉइज, जो आसपास शोर होता है उसको ये बढ़ा के काम करती है। दूसरा, डिस्ट्रॉइंग द अनवांटेड नॉइज थ्रू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशकारी हस्तक्षेप के माध्यम से अवांछित शोर को ये नष्ट करता है। तीसरा है ब्लॉकिंग साउंड वेव फिजिकली, भौतिक रूप से जो साउंड वेव्स होती है नॉइज वाली उनको ये ब्लॉक कर देती है। चौथा ऑप्शन है एब्जॉर्बिंग ऑल एक्सटर्नल साउंड वेव, जितने भी बाहरी सारी ध्वनि तरंगे होती है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। अब दोस्तों जैसे मैंने पहले एक्सप्लेनेशन में बताया था एक्टिव नॉइस कंट्रोल ये कैसे काम करती है, तो भाई ये काम करती है ऑप्शन बी के हिसाब से, डिस्ट्रॉइंग अनवांटेड नॉइज, जो भी नॉइज है, अनवांटेड नॉइज है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, वो वर्ड है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ा है बहुत अच्छे से तो वहाँ पे वेव्स की प्रॉपर्टीज में हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये दोनों टर्म सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं अनवांटेड साउंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी नॉइस को इलिमिनेट करने के लिए। तो भाई यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि ये एक्टिव नॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी ANC डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बेसिस पर काम करती है। तो चलिए फिर इसी के रिलेटेड बेसिक साइंस के कुछ एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो बेसिक साइंस का पहला क्वेश्चन जो है वो ये कि व्हेन टू साउंड वेव हैव देयर क्रेस्ट अलाइंड, ठीक है, वेव्स के क्रेस्ट जब अलाइंड हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको भी पता है क्रस्ट क्या होता है, तो ये हमारी अगर वेव है तो दोस्तों ये होता है अपना क्रस्ट और ये होता है ट्रफ। तो अगर दो वेव्स है, इन दोनों वेव्स के अगर क्रस्ट अलाइंड हो जाते हैं तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, विनाशकारी हस्तक्षेप होगा, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जिसके वजह से क्या होगा? तो साउंड बहुत बड़ा आएगा, लाउडर हो जाएगा, लाउड स्पीकर की तरह। नो इंटरफेरेंस एट ऑल, कोई इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट होता। चौथा, पार्शियल इंटरफेरेंस, थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस हो जाता है, आंशिक हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अगर क्रेस्ट जो है, दो वेव्स की क्रस्ट अगर अलाइंड हो जाती है तो वो दोस्तों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करता है, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब साउंड जो है वो बढ़ जाता है, बहुत जोर से आता है, लाउडर साउंड हो जाता है। तो फिर इसी बेसिस पर और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पे दो वेव्स है, इन दोनों की क्रस्ट जो है ना वो अलाइंड है, दोनों के सेम है, तो साउंड यहां पे रीइंफोर्स हो जाता है, बढ़ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर दूसरा सिनेरियो, यहां पर देखिए ये क्रस्ट और ये ट्रफ है, यहां पे क्रस्ट अलाइंड नहीं हो रहे हैं, तो ये बन जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसमें क्या होता है? साउंड कैंसल हो जाता है, यानी कोई साउंड नहीं आएगा। तो अगर हमें साउंड बढ़ाना है, लाउडर बनाना है, तो हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर आपको किसी साउंड को हटाना है, डिस्ट्रॉय करना है, इलिमिनेट करना है, तो आप यूज करते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, क्रस्ट अलाइंड होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो अब ये जो नॉलेज आपने दे लिया, इसी के बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइए सोच के। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ANC टेक्नोलॉजी। अब ANC टेक्नोलॉजी जो है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, अब ये किसके बेसिस पर काम करती है? ये काम करती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बेसिस पर, और हमने देखा कि डिस्ट्रक्टिव के लिए क्रस्ट जो है वो अलाइन नहीं होने चाहिए। तो चलिए
अब ये 4 ऑप्शन में से आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है साउंड वेव एम्पलीफाई टू प्रोड्यूस लाउडर नॉइज। तो दोस्तों यहां पे क्या करते हैं, ध्वनि तरंगों को तेज शोर उत्पन्न करने के लिए प्रवर्धित करती है, पहला। दूसरा, साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट ऑफ सरफेस इंक्रीजिंग नॉइज, नॉइज इंक्रीज हो जाता है, पर भाई आपने देखा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो नॉइज डिलीट हो जाता है। तीसरा, साउंड वेव कैंसल ईच अदर आउट लीडिंग नो साउंड। अब इसके वजह से क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और कोई साउंड नहीं होता। फिर चौथा, साउंड वेव ब्लेंड विदाउट चेंजिंग देयर वॉल्यूम। साउंड वेव्स जो है आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2 साउंड वेव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है, जिसके वजह से कोई साउंड नहीं आता, और यही टेक्नोलॉजी हेडफोन ईयरफोन में यूज की जाती है, जिसे ANC बोलते हैं, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ बेसिक साइंस के भी 2 कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चंस देख लिए हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो ये करंट अफेयर का एक टॉपिक था। अब दोस्तों ये करंट अफेयर का एक टॉपिक है, इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, पर ये बहुत सारी एग्जाम में अभी आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को आप साइंस में मानो, एनवायरनमेंट में भी मान सकते हो, या सिंपल करंट अफेयर में भी मान सकते हो। तो फिर भी मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, डोडो। ओके, डोडो करके एक एनिमल है, प्राइमरीली नोन एज। अब डोडो किसके लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन है फ्लाइटलेस बर्ड इंडेमिक टू मादागास्कर। ओके, एक उड़ान रहित पक्षी है जो मादागास्कर में पाया जाता था। दूसरा ऑप्शन है अ फ्लाइट बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड इंडेमिक टू फॉरेस्ट ऑफ मॉरिशियस। फ्लाइट उड़ान रहित पक्षी है मॉरिशियस, ये मादागास्कर, मॉरिशियस। तीसरा है अ स्पेसीज ऑफ बर्ड स्टिल फाउंड इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में एक बर्ड की स्पेसीज है। चौथा ऑप्शन है बर्ड दैट बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। अब ऐसा बर्ड जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। आप इसको देख सकते हो, ये डोडो नाम का एक बर्ड है जो मॉरिशियस में पाया जाता था, इंडेमिक था, फ्लाइटलेस था, और ये एक्सटिंक्ट हुआ है, और वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से ये एक्सटिंक्ट हुआ है करके इस पे रिसर्च और क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, डोडो जो है ये फ्लाइटलेस बर्ड है मॉरिशियस, और इसका एक्सटिंक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से हुआ है, ना कि नेचुरल डिजास्टर के वजह से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। इस हफ्ते करंट अफेयर में एक मिशन चल रहा था, मिशन का नाम था मिशन मौसम। ओके, मिशन मौसम जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा, कि मिशन मौसम इज अ इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन। मिशन मौसम का फोकस किस चीज पर है, उसका एरिया कौन सा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कल्चरल रिस्टोरेशन। दूसरा ऑप्शन है इनहांसिंग वेदर रेडार कवरेज अक्रॉस कंट्री, जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए रेडार का कवरेज है उसे बढ़ाना। तीसरा है इंप्रूविंग सैटेलाइट नेविगेशन, सैटेलाइट नेविगेशन को इंप्रूव करना। चौथा है मरीन एक्सप्लोरेशन, समुद्री अन्वेषण। तो दोस्तों देखो, इसके नाम में ही मौसम लिखा है, तो हमें तो ये समझ में आ जाता है कि भाई इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों, तो इनहांसिंग वेदर रेडार कवरेज अक्रॉस द कंट्री, मिशन मौसम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में नंबर ऑफ रेडार्स जो है, जो वेदर फोरकास्टिंग करती है, उसका नंबर बढ़ा दे ताकि बहुत अच्छा डेटा आए और गवर्नमेंट एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग कर सके। अब इसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, कि मिशन मौसम के अंदर इंडिया में कितने रेडार्स को प्लान किया गया है, हाउ मेनी रेडार्स। तो मिशन मौसम के अंदर इंडिया में कितने सारे रेडार्स को इंस्टॉल किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों 50, सेकंड ऑप्शन है 75, थर्ड ऑप्शन है 100, और फोर्थ ऑप्शन है डी 150। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 100। मिशन मौसम के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल 100 रेडार्स इंडिया में सेटअप करना चाहती है, ताकि बेटर, बहुत अच्छे से वेदर फोरकास्टिंग की जा सके। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो हमें अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है शॉर्ट रेंज
पॉलीमेट्रिक रेडार नेटवर्क इन इंडिया प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट रेंज पोलरीमेट्रिक। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम टॉपिक पढ़ रहे थे मिशन मौसम, तो उसके बेसिस पर आप अंदाज़ा लगा लोगे कि भाई ये किसके लिए था, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए था, मौसम निगरानी और पूर्वानुमान के लिए था, रक्षा निगरानी के लिए, या उपग्रह संचार के लिए। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे गेस कर दोगे कि ऑप्शन बी है, ठीक है, वेदर मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग। पर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी फ्रेज किया जा सकता है, तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आया था। तो देखो हमने देखा कि मिशन मौसम में तो 100 रेडार इस्टेब्लिश करनी है। अब रेडार किस टाइप की, तो नाम याद रखना है भाई, शॉर्ट रेंज पोलरीमेट्रिक रेडार्स। और ये किससे रिलेटेड है, तो वेदर फोरकास्टिंग। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब इसी टॉपिक पर दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक सिंपल है, बेसिक बायो है, जनरल साइंस वाला है, आप इसका आंसर आसानी से दे दोगे। क्वेश्चन है न्यूट्रिशनल कंटेंट वेजिटेबल्स आर प्राइमरीली रिच इन। जब न्यूट्रिशनल कंटेंट की बात होती है तो जो वेजिटेबल्स जो है, सब्जियां जो है, हरी सब्जियां जो है, वो मुख्य रूप में किसमें समृद्ध होती है। पहला ऑप्शन है दोस्तों सैचुरेटेड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है विटामिन मिनरल ऑक्सीडेंट्स, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, चौथा ऑप्शन है शुगर एंड फैट्स। तो दोस्तों वेजिटेबल हरी सब्जियां किस में रिच होती है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हरी सब्जियां विटामिन्स, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट में रिच होती है। अब इसी टॉपिक पर एक और क्वेश्चन कि भाई व्हाई आर वेजिटेबल जनरली आर नॉट कंसीडर्ड प्रोटीन डेंस एज मीट एंड लेग्यूम्स। तो दोस्तों हमारे खाने में जो प्रोटीन वाला फूड होता है, प्रोटीन रिच फूड होता है, उसमें दोस्तों मीट और लेग्यूम्स को माना जाता है कि इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है। पर ग्रीन वेजिटेबल को क्यों नहीं माना जाता, अलग तरीके से इसे फ्रेज किया है। तो इसलिए नहीं माना जाता, क्यों, तो पहला ऑप्शन है दे लैक इसेंशियल अमीनो एसिड, उनमें इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते। दूसरा है दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ फैट, उनमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। तीसरा है दे प्रोवाइड लोअर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इनमें प्रोटीन की कमी होती है। चौथा ऑप्शन दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है। तो दोस्तों जो वेजिटेबल्स है, हरी सब्जियां है, इन्हें प्रोटीन रिच फूड नहीं माना जाता, जैसे कि मीट और लेग्यूम्स को माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि इनमें जो प्रोटीन का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, कम मात्रा में प्रोटीन ये प्रदान करती है, इसीलिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टॉपिक पर है, थोड़ा जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, टेक से रिलेटेड ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन वेजिटेबल। अब देखिए हमने बोला था कि वेजिटेबल्स जो है, हरी सब्जियां जो है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। हमें क्या पूछा गया है कि भाई एंटीऑक्सीडेंट्स का बेनिफिट क्या होता है। अब इनका नाम ही बताता है, एंटीऑक्सीडेंट है मतलब ये ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे खाने में बहुत ज़्यादा होने चाहिए वो क्या काम करते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों दे प्रमोट फास्टर मसल ग्रोथ। तो एंटीऑक्सीडेंट जो हरी सब्जियों में होते हैं वो हमारी मसल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल डैमेज। जो भी वो कोशिकाओं को प्रोटेक्शन देते हैं, किससे, जो ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो डैमेज कॉज कर सकते हैं, उनसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन सी, दे इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, भाई वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन 4 दे एक्ट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, भाई अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि प्रोटीन का तो वो सोर्स का काम करते नहीं है, ऑप्शन डी तो होने से रहा। कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा तो वो तो हमारे लिए हार्मफुल है, तो फिर हमें डॉक्टर्स वेजिटेबल खाने को क्यों बोलते। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो हमारी सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। तो इसीलिए खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं।
तो ये हो गया दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों ये भी एक टॉपिक आया था, करंट अफेयर में आया था, और ये हमारे जनरल साइंस का भी पार्ट है, बायोलॉजी का भी ये पार्ट है, और इस क्वेश्चन को आपने बहुत बार बेसिक साइंस में पढ़ा भी है। तो चलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हार्मोनल चेंजेस। ओके, आपने ये पढ़ के रखा है, हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम एडल्टहुड टू एडोलेसेंस। ओके, एडोलेसेंस से जो एज ग्रुप होता है ना, जिसमें चिल्ड्रन टू एडल्ट वाला ट्रांजिशन होता है, उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं तो वो मुख्य रूप से किसे प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है फिजिकल ग्रोथ हार्मोनली, जो भी बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं एडोलेसेंस की एज में, वो ओनली फिजिकल ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मूड, बिहेवियर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं लाइक मस्टैच, इनकी डेवलपमेंट होती है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को ये इंपैक्ट करते हैं। चौथा है डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेशन के फंक्शन को ये इंपैक्ट करते हैं। तो दोस्तों एडोलेसेंस एज में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं मूड बिहेवियर से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूड बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों में एडोलेसेंस एज में, और उसके साथ ही दोस्तों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है ये इसी एज में डेवलप होते हैं। सो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो मूड चेंज, बिहेवियर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। फिजिकल ग्रोथ होती है, पर दोस्तों ओनली वाला गलत है। फिजिकल ग्रोथ भी होती है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज वो भी डेवलप होती है, पर यहाँ पे ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। अब दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरल साइंस से रिलेटेड है और आप इससे कनेक्ट हो जाओगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब देखो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हार्मोन्स जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट में काम करते हैं। अब क्वेश्चन है कौन से? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कार्टिजोल, दूसरा ऑप्शन है इंडोफिन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजेन एंड टेस्टोस्टेरोन, चौथा ऑप्शन है इंसुलिन। अब दोस्तों इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, एस्ट्रोजेन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजेन जो है ये फीमेल्स में और टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं, और इन्हें कौन प्रोड्यूस करता है ये भी आपने पढ़ा होगा। अब दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हमें आया था कि भाई व्हाट रोल डज कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल क्या है? ये भी एक टाइप का हार्मोन है, ये कौन सा रोल प्ले करता है मूड के इसमें? हमने देखा एडोलेसेंस में मूड स्विंग होते रहते हैं, तो कॉर्टिजोल इसमें कौन सा रोल प्ले करता है? पहला ऑप्शन है ये मूड को स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइजर। दूसरा ऑप्शन है इट ट्रिगर फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी। ये स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी को बढ़ा देता है अगर कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है इट इनहांस हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन, पर्सन को ये एकदम हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन की फीलिंग देता है। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है ये फिजिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब भाई हैप्पी हार्मोन आपको पता ही है कौन सा होगा। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, कॉर्टिजोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जब कभी आप स्ट्रेस, एंजाइटी या इरिटेबिलिटी फील करते हो तो इसका मतलब होता है कि बॉडी में कॉर्टिजोल ट्रिगर हो चुका है, इसका लेवल बढ़ चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टॉपिक से, हम हमारा बेसिक साइंस और साइंस टेक दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, एडोलेसेंस एज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है? अब इसका आंसर आपको पता होगा, हमने प्रीवियसली जो 3 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो मैंने प्रोवाइड किया ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देगा। तो पहला ऑप्शन है डिक्रीजिंग हार्मोनल एक्टिविटी। भाई एडोलेसेंस एज में हार्मोनल एक्टिविटी डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है, तो पहला तो होने से रहा। सेकंड ऑप्शन इंक्रीज हार्मोनल एक्टिविटी लीडिंग टू फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल चेंजेस। भाई ये हो सकता है, फिजिकल भी है, इमोशनल भी है और बिहेवियरल चेंजेस भी है, और हार्मोनल एक्टिविटी इंक्रीज कर देती है।
तीसरा ऑप्शन है स्टेबलाइजेशन ऑफ बॉडीली फंक्शन, बॉडीली फंक्शन को स्टेबलाइज कर देता है। चौथा ऑप्शन है फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल अलोन, अलोन, ओके, ओनली इंटेलेक्चुअल स्किल की डेवलपमेंट ना भाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एडोलेसेंस एज में दोस्तों हार्मोनल एक्टिविटीज जो बढ़ जाती है, जो फिजिकल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हाइट और स्ट्रेंथ, उसके साथ इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस इस टॉपिक पर। अब एक नया टॉपिक है जो करंट अफेयर में आया था। अब ये टॉपिक आप साइंस टेक में मेंस के पर्सपेक्टिव भी पढ़ते हो। मेंस में हमें इस पर क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं AMR, ओके, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये मेंस वाले में भी, मेंस के हिसाब से साइंस टेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर भाई प्रीलिम्स में भी तो पूछा जा सकता है, किसी ने मनाही थोड़ी की है। तो चलिए फिर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ AMR इन इंडिया? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मेजर कॉज इंडिया में कौन सा है? पहला ऑप्शन है लैक ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी या कवरेज कंप्लीट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ओवर यूज और रॉन्गफुल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आप ज्यादा खा रहे हो या रॉन्गली खा रहे हो। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज हाइजीन प्रैक्टिस। चौथा ऑप्शन लोअर रेट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो दोस्तों इंडिया में AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ने के पीछे मेजर रीजन है कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। फिर ओवर यूज या रॉन्गफुल हो सकता है, पर कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक्स ये मेजर कॉज है AMR के पीछे। ठीक है, अब दोस्तों इसी टॉपिक पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमॉन्ग फॉलोइंग विच वन ऑफ द 3 मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंट पैथोजेन इन इंडिया? अब ये जो AMR वाले जो पैथोजेन्स है, तो उनमें से जो टॉप 3 है, ओके, तो उन 3 में से सबसे कॉमन कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर पहला ऑप्शन है आपके लिए स्टैफिलोकोकस ऑरियस, सेकंड है इश्चोरिचिया कोलाई, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस, चौथा ऑप्शन है सैल्मोनेला टाइफी। तो दोस्तों सैल्मोनेला टाइफी तो इसके वजह से तो आपको टाइफाइड होता है। अब यहां पर सबसे कॉमन AMR कौन सा है इंडिया में, कॉमन रेजिस्टेंट पैथोजेन? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये बहुत कॉमन है, बहुत हर जगह आपको ऑलमोस्ट ये मिल जाता है, पर जब ये AMR हो जाएगा तो ये बहुत डेडली और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो अभी इंडिया में हो रही है। इसे हम लोग शॉर्ट में ई कोलाई के नाम से भी याद रखते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ये बहुत कॉमन वाला पैथोजेन है जो मोस्ट ऑफ द जगह पे मिल जाता है, और ये रेजिस्टेंट डेवलप कर रहा है, जो कि बहुत सीरियस इशू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि द डेडलीस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दोस्तों क्वेश्चन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके, डेडलीस्ट अमॉन्ग चिल्ड्रन अंडर 5, जो बच्चे हैं अंडर 5 एज के, उनमें सबसे कॉमन और डेडली वाला कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? पहला ऑप्शन है दोस्तों क्लेबासिएला निमोनिया, दूसरा है दोस्तों एसिनेटोबैक्टर बाउमानी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, चौथा ऑप्शन है ई कोलाई यानी ई कोलाई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये अंडर 5 चिल्ड्रंस में बहुत ही डेडली और सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफॉर्मर पे रिलेटेड। अभी आप फिजिक्स जनरल साइंस में पढ़ते हो, और इसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर में आर्टिकल भी आया था कि भाई दुनिया में अभी क्या हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मर्स की ना शॉर्टेज है। तो इंडिया में जो भी हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स है, जो टारगेट्स जो है, उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको मैंडेटरी किया था कि आप जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है वो इंडिया से कितने लोगे, 60%, और 40% आप इंपोर्टेड रख सकते हो। पर इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इंडिया में शॉर्टेज क्रिएट हो चुका है, और इंटरनेशनल लेवल पे खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इनका शॉर्टेज है। तो ये अपना टॉपिक भी है, करंट अफेयर में भी है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं।
तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी। टर्म इज हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। अब आप इसको आगे पढ़ोगे HVDC के नाम से। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज की जाती है? तो दोस्तों हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट किसके लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, लंबी दूरी तक बिजली को भेजने के लिए। दूसरा शॉर्ट डिस्टेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कम दूरी में बिजली वितरण के लिए। तीसरा ऑप्शन है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल एनालिसिस, ओके, सिस्टम्स के लिए, घर में जो भी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसके लिए। चौथा ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन ओनली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब देखो ये क्या करता है, ये एसी करंट बनाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं एसी करंट। तो ये जो हाई वोल्टेज डीसी करंट ट्रांसफॉर्मर जो है ये डीसी टू एसी कन्वर्जन करता है, यानी बेसिकली क्या करेगा, ये वोल्टेज को बढ़ा देगा, ये वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम करता है। डीसी में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। अब दोस्तों इसी टॉपिक पर नेक्स्ट क्वेश्चन, HVDC ट्रांसफॉर्मर। ओके, HVDC ट्रांसफॉर्मर को किसके लिए डिजाइन किया जाता है? पहला ऑप्शन है कन्वर्ट AC टू DC एंड वाइस वर्सा, देन कन्वर्ट इंक्रीजिंग वोल्टेज ऑफ DC पावर, DC पावर का वोल्टेज बढ़ाने के लिए। तीसरा है प्रोवाइड रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। चौथा रिड्यूस वोल्टेज इन DC ट्रांसमिशन लाइन, DC ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ये AC टू DC और DC टू AC कन्वर्ट कर सकता है बेस्ड ऑन वोल्टेज डिफरेंसेस। तो दोस्तों ये है ट्रांसफॉर्मर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब दोस्तों आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि अर्थ को एक नया मून मिलने वाला है, मिनी मून, फिर वो 1 या 2 दिन के लिए होगा। इस रिलेटेड आर्टिकल इस हफ्ते के करंट अफेयर में थे। तो चलिए इस टॉपिक पर भी MCQs देखते हैं और थोड़ा टॉपिक का नॉलेज भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इन जनरल व्हाट हैपन टू मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स। ओके, एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में आपको पता होगा, मार्स के बाद जो आता है, वो जब भी अर्थ को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है? मोस्टली एस्टेरॉइड जो अर्थ को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है दे आर कैप्चर्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उन्हें कैप्चर कर लेती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन वो कोलाइड हो जाते हैं अर्थ के साथ। आपने डायनासोर एक्सटिंक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड ने हिट किया था जिसके वजह से सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। तीसरा ऑप्शन है दे ईदर मिस और बर्न अपॉन एंटरिंग एटमॉस्फेयर, या तो वो अर्थ को मिस कर देते हैं या जब वो एंटर होते हैं तो एटमॉस्फेयर में कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है दे ट्रांसफॉर्म इनटू मिनी मून, वो मिनी मून बन जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। जब एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आते हैं तो 2 चीजें होती है, या तो वो अर्थ को छोड़ के चले जाएंगे, कोई इंपैक्ट नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं होगा, या जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो हाई रेजिस्टेंस के वजह से वो बर्न हो जाता है। तो दोस्तों ये हम लोग मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड की बात कर रहे थे, जिसे हम लोग मेटॉर भी बोल लेते हैं। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बताओ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेरॉइड कौन सा, उसका नाम देखो दोस्तों क्या दिया है। एक एस्टेरॉइड है, उसका नाम है 2024 PT5। ओके, 2024 PT5 ये उस एस्टेरॉइड का नाम था। रिसेंटली पास्ट नियर अर्थ, हमारी अर्थ के पास से रिसेंटली वो चला गया विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज। तो एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है 2024 PT5, ये अभी रिसेंटली अर्थ के पास से गुजर गया बिना कोई डैमेज कॉज किए। व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट अबाउट इट्स ट्रैजेक्टरी। अब इसकी जो ट्रैजेक्टरी थी, इसका जो पाथ था, ऑर्बिट जो थी इसकी, उसके बारे में क्या स्पेशलिटी थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इट कोलाइडेड विद अर्थ। यहाँ पे बोला कि कोई डैमेज कॉज किए बिना चला गया, तो भाई कोल्यूजन तो नहीं हुआ है, पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन
इट बर्न अप इन एटमॉस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर में आके कंप्लीटली बर्न हो गया जिसकी वजह से डैमेज नहीं हुआ, नहीं ये भी नहीं हुआ। तीसरा, इट पास विदाउट एनी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, बिना किसी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के ये पास हो गया। चौथा, इट डिड नॉट कॉज एनी डैमेज एंड वॉज नॉट अट्रैक्टेड बाय अर्थ ग्रेविटी, कोई डैमेज भी नहीं हुआ और अर्थ की ग्रेविटी का अट्रैक्शन भी नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, अर्थ की ग्रेविटी का उतना इस पर अट्रैक्शन नहीं हुआ। इसने एकदम हॉर्स शूज टाइप एक छोटा सा ऑर्बिट बनाया था अर्थ के अराउंड, जिसके वजह से कुछ टाइम के लिए वो हमें स्काई में विजिबल था, इसलिए साइंटिस्ट ने उसे मिनी मून बोला था। पर इसने अर्थ को डैमेज नहीं किया और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से पास हो गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डिस्लेक्सिया के बारे में। ओके, हमें यहाँ पे पूछा गया है डिस्लेक्सिया, ये एक प्राइमरीली क्लासिफाइड एज, डिस्लेक्सिया क्या है? तो दोस्तों डिस्लेक्सिया एक बीमारी का नाम है। आपने बॉलीवुड की मूवी देखी होगी आमिर खान की तारे ज़मीन पर। अब उस बच्चे को जो बीमारी होती है कि वो पढ़ाई लिखाई में वीक होता है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उस बीमारी को बोला जाता है डिस्लेक्सिया। तो दोस्तों हमें पूछा है डिस्लेक्सिया इज प्राइमरीली क्लासिफाइड एज, पहला ऑप्शन है स्पीच डिसऑर्डर, भाषण नहीं कर पाता, लर्निंग डिसऑर्डर, कुछ चीज़ों को सीख नहीं पाता, बिहेवियर डिसऑर्डर, उसका बिहेवियर अलग अब्रप्ट हो जाता है, फिजिकल डिसेबिलिटी। तो दोस्तों जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डिस्लेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को पढ़ाई लिखाई में नई चीज़ों को सीखने में प्रॉब्लम्स होती है। अब दोस्तों इसी टॉपिक पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग है। विच फेमस फिजिसिस्ट इज नोटेड टू हैव डिस्लेक्सिया? अब इनमें से ऐसा कौन सा फेमस साइंटिस्ट है जिसे डिस्लेक्सिया था? अब ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, हाँ इस पर ध्यान रखना। और इस तरह के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, ये इनोवेटिव क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, दूसरा है नील्स बोहर, तीसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन और चौथा है स्टीफन हॉकिंस। इनमें से किस साइंटिस्ट को डिस्लेक्सिया था? तो दोस्तों इसका आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को डिस्लेक्सिया था। अब सोचो यार, इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, ओके, और आइंस्टाइन के अभी कितनी सारी थ्योरीज के नाम आप सुन रहे हो, और ये बोल रहे कि इस बंदे को डिस्लेक्सिया था। ओके, इस बंदे को डिस्लेक्सिया था, मतलब इसको पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम्स थी। अगर मान लो इस बंदे को डिस्लेक्सिया नहीं होता तो हम लोग कितना आइंस्टाइन के बारे में पढ़ रहे होते और इस बंदे ने क्या क्या डिस्कवरीज कर चुकी होती। अब उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग स्टडी करके ग्रेजुएशन और बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, और इसी बंदे को पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम थी। आयरोनिक है पर इंटरेस्टिंग है। तो याद रखना अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी डिस्लेक्सिया था, सॉरी, ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी डिस्लेक्सिया था, और उसके बावजूद इस पर्सन को नोबेल प्राइज भी मिला है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक होल, पता नहीं और क्या क्या। सो गाइज मोटिवेशन के लिए काम करेगा ये कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को डिस्लेक्सिया होने के बावजूद इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। भाई हम तो नॉर्मल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसी टॉपिक से रिलेटेड, डिस्लेक्सिया कैन कॉज डिफिकल्टीज। अब इसका आंसर आप दे दोगे ओनली रीडिंग, सिर्फ पढ़ाई में, ओनली राइटिंग, सिर्फ लिखने में, या रीडिंग राइटिंग और समटाइम मैथमेटिक्स, रीडिंग राइटिंग और मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या ओरल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप जानते हो, ऑप्शन सी। अगर डिस्लेक्सिया में रीडिंग राइटिंग और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में या उन्हें सीखने में प्रॉब्लम्स होती है। अब दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब ये जनरल साइंस वाले टॉपिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, और आपको बहुत क्यूरियोसिटी भी है इस टॉपिक के बारे में। तो हमें करंट में ना फैटी लीवर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आए थे कि भाई फैटी लीवर क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, फैटी लीवर हो जाए तो पर्सन को कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन था। तो चलिए इसी टॉपिक को पढ़ते हैं। अब ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो दोस्तों। क्वेश्चन है लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। लीवर हमारी बॉडी में इनमें से कौन सा फंक्शन कैरी ऑन करता है? ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ओके, विषहरण, तीसरा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, या चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखो
डाइजेशन में तो बाइल जूस, ओके। डिटॉक्सिफिकेशन, लिकर ज्यादा होती है तब लोगों के लीवर खराब हो जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन लीवर। अब शराब के पीने के वजह से दोस्तों लीवर डैमेज होता है, तो ये फंक्शन। तीसरा मेटाबॉलिज्म, ये फैट को डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो भाई मेटाबॉलिज्म तो आ ही गया। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे फंक्शन जो है लीवर हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। तो फिर अभी इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल है वो है फैटी लीवर। ओके दोस्तों, फैटी लीवर डिसीज या उसी का दूसरा नाम स्टेटोसिस। ओके, इसको याद रखना, स्टेटोसिस ऑकर व्हेन। तो फैटी लीवर या स्टेटोसिस कब होता है? पहला ऑप्शन है द लीवर इज डैमेज बाय टॉक्सिक, जब लीवर टॉक्सिक से डैमेज हो जाता है तब स्टेटोसिस होता है। फिर दूसरा फैट एक्यूमुलेटेड अराउंड लीवर सेल, जब लीवर की जो सेल्स है उनके अराउंड फैट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तीसरा है लीवर प्रोड्यूस टू मेनी एंजाइम, जब लीवर बहुत ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। चौथा है लीवर फेल्स टू स्टोर न्यूट्रिएंट, जब लीवर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में फेल हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर याद रखना, फैटी लीवर तब होगा जब लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। अब लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जब फैट्स के जो सेल्स हैं उनके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा फैट्स क्रिएट होना शुरू होते हैं, तब दोस्तों फैटी लीवर या स्टेटोसिस ये बीमारी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द फैटी लीवर, मतलब इनमें से कौन सा कारक नहीं है जिसके वजह से फैटी लीवर डिसीज होती है। अब देखो इनमें से कौन सा कारण नहीं है फैटी लीवर होने के पीछे। पहला है ओबेसिटी, मोटापा, मोटापे के वजह से फैटी लीवर हो सकता है, नहीं हो सकता, बताना है। उसके बाद हाई लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। अब दोस्तों यहाँ पे टर्म ध्यान से रखना, गुड कोलेस्ट्रॉल बोला है, अगर बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या फैटी लीवर होगा। तीसरा ऑप्शन है ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से, हमने अभी देखा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, अल्कोहल डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तीसरा रैपिड वेट लॉस। तो दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, अगर बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो हमें फैट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओके, तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हमें खाने में गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल फैटी लीवर को प्रमोट करेगा, ओबेसिटी फैटी लीवर को प्रमोट करेगा, अल्कोहल कंजम्पशन फैटी लीवर को प्रमोट करेगा, और उसके साथ ही दोस्तों एक्सेस ऑफ वेट लॉस भी फैटी लीवर को प्रमोट करेगा। तो फिर हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, फैटी लीवर डिसीज कैन बी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कुछ कंडीशंस देखी जो फैटी लीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ आपको भी बताना है यहां पर कौन सी कंडीशन है जिनके वजह से फैटी लीवर ये डिसीज एसोसिएटेड है। पहला ऑप्शन हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट अटैक, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप समझ गए हो, वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर फैटी लीवर डिसीज है तो उस पर्सन में आपको हाई ब्लड प्रेशर, क्यों? तो भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट अटैक, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फैटी लीवर इज अ वेरी डेंजरस डिसीज। अब दोस्तों ये तो था फैटी लीवर वाला टॉपिक। अब एक नया टॉपिक है जो इस हफ्ते बहुत न्यूज़ में है और सब ने सुन रखा है, वो है पेजर ब्लास्ट। कि लेबनान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, उसके जो एसोसिएट थे उनके पेजर जो है वो ब्लास्ट हो गए थे, और इसमें प्राइम एक्यूज जो है वो इजराइल है कि उन्होंने ही उन पेजर्स में एक्सप्लोजिव प्लांट किए थे। तो चलिए फिर पेजर्स के बारे में जान लेते हैं, और फिर उसी से रिलेटेड साइंस टेक वाला टॉपिक है ये। तो भाई पेजर क्यों यूज़ कर रहे थे, वो मोबाइल क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे, जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो इनको हम लोग MCQ के सिस्टम से समझेंगे। तो अगर आपने पूरे वीक का करंट अफेयर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे और आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज भी मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है पेजर्स के बारे में। अब पेजर्स वेयर प्राइमरीली डिजाइन्ड एज,
पेजर को किस लिए बनाया गया था, पेजर को किस लिए डेवलप किया गया था, डिजाइन किया गया था। पहला ऑप्शन है हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस, हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस गेमिंग के लिए बनाया गया था। दूसरा कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर वॉइस कॉल, वॉइस कॉल आवाज में बात करने के लिए इसको कम्युनिकेशन डिवाइस बनाया था। हैंड हेल्ड मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस, ओनली मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस बनाया था। तीसरा पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइस बनाया था, ये कंप्यूटिंग के कुछ काम कर सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसीलिए तो यहां पर आप इस पॉइंट को याद रखोगे कि भाई पेजर में वॉइस कम्युनिकेशन नहीं होता, ऑडियो कम्युनिकेशन नहीं होता, पेजर में सिर्फ टेक्स्ट में बात होती है। ओके, पेजर में सिर्फ टेक्स्ट में बात होती है और ये गेमिंग के लिए नहीं था, ये कम्युनिकेशन के लिए था। तो इसलिए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पेजर, पेजर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो चलिए दोस्तों अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पेजर कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज, पेजर जो है वो मैसेज सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा पेजर कैन ट्रांसमिट मैसेज बैक टू सेंडर, जिसने भी मैसेज उसे भेजा है उसे वो बैक मैसेज सेंड कर सकता है। तीसरा पेजर कैन ओनली रिसीव मैसेज ओवर रेडियो वेव्स, पेजर जो है ये सिर्फ मैसेज को रिसीव कर सकता है, वो भी रेडियो वेव से। सी पेजर रिक्वायर मोबाइल नेटवर्क टू फंक्शन, पेजर को मोबाइल नेटवर्क की जरूरत होती है फंक्शन करने के लिए, सिग्नलिंग के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, पेजर जो है ये सिर्फ मैसेज को रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता। ओके, पेजर सिर्फ मैसेज को रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता, और ये वर्क करता है रेडियो वेव्स पे, ना कि मोबाइल नेटवर्क पे। मोबाइल नेटवर्क में दोस्तों यूज होती है माइक्रोवेव्स। ओके, मोबाइल नेटवर्क में यूज होती है माइक्रोवेव्स, और पेजर जो है ये काम करता है रेडियो वेव्स पे। तो जैसे आप रेडियो सुनते हो ना, आकाशवाणी, रेडियो मिर्ची, वैसे ही पेजर भी रेडियो वेव्स को ही यूज करता है, और ये सिर्फ मैसेज को रिसीव कर सकता है, वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में। ओके, इस पॉइंट को याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मैसेजेस सेंड टू पेजर, अगर आप मैसेज भेज रहे हो तो उस पर्टिकुलर पर्सन के पेजर को ही मैसेज कैसे मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है थ्रू एसएमएस ऑन मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क पे एसएमएस सेंड करोगे। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि भाई पेजर जो है मोबाइल नेटवर्क को यूज नहीं करते, रेडियो नेटवर्क को यूज करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है वाया रेडियो वेव्स, तो भाई ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन वायर्ड कनेक्शन, केबल कनेक्शन से वायर पेजर काम करता है, नहीं वो तो वायरलेस है, सी तो रहा। अब सैटेलाइट सिग्नल को रिसीव करता है क्या वो, तो दोस्तों नहीं, सैटेलाइट सिग्नल की भी जरूरत नहीं है, सिंपल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की तरह ही ये रेडियो वेव से मैसेजेस को रिसीव कर सकता है। तो आप पेजर पे मैसेजेस जो है वो रेडियो वेव्स के फॉर्म में सेंड कर सकते हो, ये पहला ऑप्शन। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है व्हाई कांट पेजर बी ट्रेस्ड और ट्रैक। अब इस क्वेश्चन से एक पॉइंट समझो, हिजबुल्लाह ने अपने जितने भी उनके टेररिस्ट जो थे उनको बोला था कि मोबाइल फोन को कैरी मत करो। क्यों? तो मोबाइल फोन से लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। उसके बदले उन्होंने अपने फाइटर्स को बोला था कि आप पेजर कैरी करो। तो भाई यहाँ पे एडवांटेज एक था कि पेजर से उनकी लोकेशन पता नहीं चल सकती है, और दूसरा उनको बराबर मैसेज जो है वो भेजा भी जा सकता था। तो दोस्तों मोबाइल को ट्रेस किया जा सकता है और पेजर को ट्रेस नहीं किया जा सकता, लोकेशन को फाइंड नहीं किया जा सकता। इसका रीजन क्या है? तो पहला रीजन है दे आर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसीलिए उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। दूसरा है दे ओनली रिसीव मैसेज ओवर रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड डू नॉट सेंड आउट सिग्नल, ये जो है मैसेजेस को सिर्फ रेडियो पर रिसीव कर सकते हैं और सेंड नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन
दे हैव नो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता पेजर का, जिसके वजह से उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन है दे रिक्वायर मोबाइल नेटवर्क फॉर ऑपरेशन। इसके ऑपरेशन के लिए मोबाइल नेटवर्क की जरूरत होती है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये सिर्फ मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, वो भी रेडियो वेव्स पर, और ये मैसेज सेंड आउट नहीं कर सकते। अगर अब देखो ये पॉइंट पहले भी आया था, जब आप जैसे मोबाइल फोन को ले लो, मोबाइल से जब आप मैसेज सेंड करते हो, ओके, तब मोबाइल को अपनी लोकेशन सिस्टम को रिवील करनी होती है, पर पेजर मैसेज सेंड बैक ही नहीं करता, तो इसीलिए पेजर की लोकेशन कभी ट्रेस बैक नहीं होती। मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल जो है यहाँ से मैसेजेस भी सेंड करता है, और जब मैसेज सेंड करता है तो नेटवर्क को पता चल जाता है कि कौन से एरिया से मैसेज आया है, तो इसके बेसिस पर मोबाइल से लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। तो ये पॉइंट को दोस्तों याद रखना है कि पेजर जो है ये मैसेज सेंड आउट नहीं करता, तो आप उसे ट्रेस नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्या इस पेजर सिस्टम को डिजास्टर मैनेजमेंट में स्टाफ यूज कर सकते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट के जो स्टाफ्स है, जैसे बाढ़ आ गया, तूफान आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो क्या इस सिनेरियो में पेजर्स पे रिलाय हो सकते हैं? अब भाई जब कैलामिटीज आती है, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गई, तब उस एरिया में जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है ना मोबाइल बेस्ड, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो वहां पे कम्युनिकेट करने के लिए क्या पेजर्स को यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों किसके लिए यूज करोगे? वॉइस कम्युनिकेशन। तो अभी हमने देखा कि भाई पेजर में तो वॉइस कम्युनिकेशन होता नहीं है, ओनली टेक्स्ट होता है। एडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन है, बट एज अ बैकअप पेजर को यूज कर सकते हैं। तीसरा, इंटरनेट एक्सेस। भाई पेजर से इंटरनेट एक्सेस नहीं होता, रेडियो वेव्स। मल्टीमीडिया मैसेजेस, ये भी नहीं होता, ओनली टेक्स्ट मैसेजिंग होती है। तो दोस्तों इसको पेजर को भी डिजास्टर मैनेजमेंट में एज अ एडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम टॉपिक पर, और वो टॉपिक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोबाइल फोन इज ट्रू कंपेयर टू पेजर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पेजर और मोबाइल के कंपैरिजन में ट्रू है? पहला है दोस्तों, मोबाइल फोन कैन नॉट सेंड सिग्नल। भाई ये स्टेटमेंट गलत है। मोबाइल फोन से तो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, मल्टीमीडिया है, सेंड तो सिग्नल तो ये सेंड करता ही है। दूसरा है, मोबाइल फोन आर लेस फंक्शनल दैन पेजर। मोबाइल फोन में कम फीचर है एज कंपेयर टू पेजर। भाई ये भी गलत है। मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा फीचर्स है, पेजर में तो सिर्फ टेक्स्ट मैसेजिंग है। मोबाइल फोन कैन बी ट्रैक्ड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू सेंड सिग्नल, ये हो सकता है। चौथा, मोबाइल फोन आर ऑलवेज अवेलेबल इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरिया में मोबाइल फोन अवेलेबल होता है? नहीं होता है, पर वहां पे पेजर अवेलेबल हो सकते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है क्योंकि ये सिग्नल सेंड कर सकता है। पेजर सिग्नल सेंड नहीं करते, पेजर सिर्फ मैसेज को रिसीव करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक नए टॉपिक पर है। तो देखो पेजर में बहुत सारे एक्सप्लोजन हुए थे। अब हमें यहाँ पे जनरल साइंस प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उन पेजर्स में कौन सा एक्सप्लोजिव था। तो हमें यहाँ पे बताना है फुल फॉर्म नेम पेजर्स का। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सप्लोजिव के नाम है और उनके फुल फॉर्म। अगर आपने प्रीवियस ईयर पीसीएस के क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमन है। तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों RDX, और इसका फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। दूसरा ऑप्शन है PETN, पेंटा इथ्रोट्रोल टेट्रानाइट्रेट। ओके,
पेंटा इथेथ्रोटोल टेट्रानाइट्रेट। तीसरा है TNT, ट्राई नाइट्रो ट्राई इथेनॉल। अब दोस्तों इनमें से कौन सी पेयर करेक्ट है? तो दोस्तों ये पेयर रॉन्ग है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा? नाइट्रो ट्राई इथेनॉल। ओके, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, RDX रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव करेक्ट है। PETN पेट्राथ्रिथेनॉल ट्राइनाइट्रेट, इसी को दोस्तों प्लास्टिक एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं। ओके, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव। और वो जो पेजर्स थे ना, उसमें भी एक क्वेश्चन याद रखना, वहां पे PETN को यूज किया गया था। 3 से 4 ग्राम का PETN उन्होंने हर डिवाइस में प्लांट किया था। तो पेजर्स में दोस्तों ये एक्सप्लोजिव प्लांट किया था, जिसको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मिनी मून कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय साइंटिफिक कम्युनिटी? वो जो हमने देखा था ना 2024 PT5, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के हिसाब से? एस्टेरॉइड मिनी मून इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, दे कैन सर्व एज अ नेचुरल सैटेलाइट। अगर वो हमारे ऑर्बिट में आ जाते हैं, मिनी मून बन जाते हैं, तो भाई वो नेचुरल सैटेलाइट की तरह भी काम कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, दे ओपन अप पॉसिबिलिटी फॉर माइनिंग प्रेशियस मेटल। वो जो मिनी मून है वहां पे अगर कोई प्रेशियस मेटल होगा, सोने, हीरे, प्लैटिनम, सिर्फ यही नहीं दोस्तों, लिथियम भी आज की डेट में प्रेशियस है, बैटरीज में यूज होता है, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मान सकते हो, तो उनको माइन करके भी अर्थ पे लाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। तीसरा ऑप्शन, दे हेल्प इन स्टडिंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टडी में हेल्प करते हैं। चौथा ऑप्शन, दे कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक, उन्हें यूज कर सकते हैं अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहां पर हमें ऑर्गेनिक मैटर मिल सकता है, वैल्यूएबल मिनरल मिल सकते हैं, उसके साथ ही दोस्तों ये हमें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, अर्थ पे लाइफ कैसे बिगिन हुई, इस क्वेश्चन का भी आंसर ये हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों इस क्वेश्चन और ये टॉपिक जो है, ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी हम लोग डील करेंगे, उनके आंसर बताने के लिए पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दूं। ये साइंस टेक का क्वेश्चन है और दोस्तों ये टॉपिक जो है ये रिलेटेड है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट समझना है, वो ये कि इंडिया में स्पेस सेक्टर जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी। कौन सी? इसरो। ओके, इसरो ये गवर्नमेंट बॉडी है और ये इंडिया का पूरा स्पेस प्रोग्राम मैनेज करती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम लोग स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज करेंगे, यानी स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को ऑपरेशन अलाउ करेंगे। आपने स्पेसएक्स का नाम सुना है, पहले यूएसए में गवर्नमेंट बॉडी थी नासा, पर अभी स्पेसएक्स, एलोन मस्क, अब बोइंग एयर स्टारलाइनर, जेफ बेजोस की भी कंपनी है। तो दोस्तों ये दुनिया में अभी क्या हो रहा है, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज आ रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि हम भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को प्रमोट करेंगे। तो ये पहला पॉइंट याद रखना है कि भाई इंडिया स्पेस में अभी प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करना चाहता है, जैसे यूएसए की स्पेसएक्स है तो वैसे ही इंडिया की भी है। आपने सुना भी होगा अग्निबाण, अग्निकूल, ओके, स्काई रूट, इनके बारे में। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड टॉपिक आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। तो प्रीलिम का सबसे पहला क्वेश्चन, मेंस में भी ये टॉपिक आएगा दोस्तों। यहां पे हमको पूछा है द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ GSLV Mark 3। ओके, GSLV Mark 3 के बारे में आपने सुना है, GSLV Mark 3 ने ही चंद्रयान 3 और 2 को कैरी ऑन किया था। ओके दोस्तों, अब GSLV Mark 3 का अपग्रेडेड वर्जन का नाम क्या है? तो इसरो ने ना GSLV Mark 3 का नाम चेंज कर दिया है, वो हमें पूछा है। तो पहला ऑप्शन है PSLV Mark 3 कर दिया है GSLV Mark 3 को। दूसरा है लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM-3 कर दिया है। तीसरा ऑप्शन है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV बना दिया है। चौथा ऑप्शन है PSLV XLN1 बनाया है। तो दोस्तों इसरो ने GSLV Mark 3, ये जो रॉकेट लॉन्चर जो है, इसका नाम बदलकर कर दिया है LVM-3। तो ऑप्शन बी ये करेक्ट है।
लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3। तो दोस्तों चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 LVM-3 ने कैरी ऑन किया था, और उसके साथ ही अभी जो गगनयान है उसमें भी दोस्तों LVM-3 को यूज किया जाएगा। पर वो उसके सामने क्या लिखा होगा, उसके सामने लिखा होगा HLVM-3। ओके, तो यहां पे ये H ऐड किया जाएगा, इसका अपग्रेडेड वर्जन। तो अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। इस नाम को याद रखना है दोस्तों, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, इसका इंडिया के स्पेस इंडस्ट्री में क्या रोल है, इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है। पहला ऑप्शन, टू रिप्लेस इसरोज रिसर्च विंग, इसरो की जो रिसर्च विंग है उसे रिप्लेस करना NSIL उसका काम करेगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, टू कमर्शियलाइज इसरोज टेक्नोलॉजी, इसरो के पास जो भी टेक्नोलॉजीज है उनको कमर्शियलाइज करना, ऑप्शन बी। फिर है ऑप्शन सी, टू रिप्लेस HAL इन स्पेस मिशन, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रिप्लेस कर देना स्पेस मिशन में, NSIL। चौथा ऑप्शन, टू ओवर यूज सैटेलाइट लॉन्चेस फॉर डिफेंस पर्पस, जो सैटेलाइट लॉन्चर है श्रीहरिकोटा उनको डिफेंस पर्पस के लिए यूज करना। तो दोस्तों मैंने आपको प्रीवियसली इंट्रोडक्शन दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट भी इंडियन स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज कराना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई है, वो है NSIL। और याद रखना ये PSU है, ये गवर्नमेंट बॉडी है NSIL, और इसका काम है इसरो को कमर्शियलाइज करना। इसरो की जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनको कमर्शियलाइज करना, यानी इसरो जो है अभी वो बाकी सारी कंट्रीज को, यूनिवर्सिटीज को, प्राइवेट कंपनीज को सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बाकियों के सैटेलाइट लॉन्च करके देंगे और उसके बदले पैसे कमाएंगे, कम्युनिकेशन सर्विस देंगी, नेविगेशन सर्विसेज देंगे और उनसे पैसे कमाएंगे। तो इसरो की टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करके पैसे कमाने के लिए एक जो PSU बनाई है उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अब दोस्तों इसी टॉपिक पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है NSIL। ओके, NSIL रिप्लेस्ड, इसने रिप्लेस किया विच ऑफ द फॉलोइंग इसरोज फॉर्मर कमर्शियल आर्म। मतलब ये कि NSIL के पहले इसरो की एक कंपनी थी जो ये कमर्शियलाइजेशन का काम करती थी। अब NSIL ने किसे रिप्लेस किया, यानी प्रीवियस कंपनी को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और उसकी जगह NSIL को बनाया। उस फर्म का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है HAL, दूसरा है एंट्रिक्स कॉर्प, तीसरा है DRDO और चौथा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एंट्रिक्स कॉर्प पहले इसरो के कमर्शियल आर्म्स की तरह काम करती थी। आपने करंट अफेयर में बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का सैटेलाइट लॉन्च करके दिया, इसरो का सैटेलाइट लॉन्च करके दिया, ब्राज़ील का अमेजोनिया सैटेलाइट लॉन्च करके दिया। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की जो भी लेन देन होती थी वो एंट्रिक्स करती थी। अब गवर्नमेंट ने एंट्रिक्स को डिसॉल्व कर दिया है और उसकी जगह ये काम अभी NSIL करेगी। तो दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और L&T। ओके, HAL और L&T बिल्डिंग फर्स्ट प्राइवेट वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट। अब दोस्तों ये दो कंपनियां, HAL गवर्नमेंट है, L&T प्राइवेट है, इन्होंने कंबाइन होकर एक लॉन्चर जो रॉकेट GSLV, PSLV, LVM-3 इन्हीं की तरह इसको एक को डेवलप करना किया है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने। कौन सा है? तो देखो यहां पे आपके सामने ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है GSLV Mark 3, दूसरा ऑप्शन है PSLV XL N1, तीसरा ऑप्शन है SSLV और चौथा ऑप्शन है LVM-3। तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक करंट अफेयर से है, तो इसलिए इस हफ्ते ये न्यूज आई थी कि HAL और L&T मिलकर PSLV का नया वर्जन जो है वो प्राइवेटली बनाएंगी। उसका नाम इन्होंने रखा है PSLV XL N1।
तो ये इसरो की टेक्नोलॉजी पर ये दो ऑर्गेनाइजेशन HAL और L&T नया वर्जन डेवलप करेंगी। ये हो गया आपका ऑप्शन बी। अब दोस्तों टॉपिक नया है और ये भी करंट अफेयर में बहुत चल रहा है। ये टॉपिक है हार्ट अटैक से रिलेटेड। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस को अभी हम लोग डील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ओके, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। अब देखो दोस्तों, यही क्वेश्चन से ही आपको एक नया क्वेश्चन मिल गया है कि भाई हार्ट अटैक को क्या बोला जाता है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या क्वेश्चन हो सकता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन किससे रिलेटेड है। तो भाई हार्ट से रिलेटेड है और हार्ट अटैक को ही मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोला जाता है। प्राइमरीली ऑकर्स ड्यू टू। तो दोस्तों हार्ट अटैक किसके वजह से आता है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन किसके वजह से आता है। पहला ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लंग्स। लंग्स में कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो गया तो हार्ट अटैक आता है। दूसरा ऑप्शन है ब्लॉकेजेस ऑफ ब्लड फ्लो टू ब्रेन। ब्रेन को अगर ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाए तो। तीसरा है ब्लॉकेजेस ऑफ ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल। हार्ट के जो मसल्स है उन्हें अगर ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाए। चौथा ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन किडनी। अगर किडनी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए। तो भाई हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो ऑप्शन रहेगा सी। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, जब हार्ट की जो मसल्स है उन्हें ब्लड सप्लाई नहीं होता, तब दोस्तों हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है, सेम टॉपिक पर क्वेश्चन है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैन रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज ऑफ हार्ट। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन से हार्ट को परमानेंट डैमेज हो सकता है, क्यों। पहला ऑप्शन है हार्ट मसल कैन नॉट रीजनरेट वंस डैमेज। हार्ट मसल को अगर ब्लड सप्लाई होता है तो डैमेज हो जाएगी, तो वो वापस रीजनरेट नहीं हो सकती। दूसरा, लंग्स फेल टू सप्लाई ऑक्सीजन। लंग्स ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते। तीसरा, ब्लड क्लॉट, ओके, हार्ट में क्रिएट हो जाते हैं। चौथा, इंपैक्ट ओनली आर्टेरीज लीडिंग टू ब्रेन। ब्रेन को जब भी हार्ट अटैक आता है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टेरीज को ही इंपैक्ट करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब देखो मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक किसके वजह से आ रहा था। जब हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होता तब हार्ट अटैक आता है, ब्लड क्लॉट के वजह से या ब्लॉकेजेस कोलेस्ट्रॉल के वजह से। अब उस केस में हार्ट मसल एक बार डैमेज हो जाए तो बाद में अगर आपने ब्लड फ्लो भी रेगुलेट कर लिया तो भी वो मसल्स जो है वो रीजनरेट नहीं होती है, रिपेयर नहीं होती है, करके ये परमानेंट डैमेज होता है। अब दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को अगर आप एक्सपोज हो जाते हो टू सेवरल हेल्थ इशू, एयर पोल्यूशन के वजह से हेल्थ इशू क्यों होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इट इंक्रीज ऑक्सीजन इन लेवल ब्लड। इंक्रीज ऑक्सीजन कैसे होगा भाई, अगर पोल्यूटेड एयर से आपका एक्सपोजर हो रहा है तो ब्लड में तो ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा, अ टॉक्सिक गैस मिक्सेस एंड पार्टिकुलेट मैटर क्लॉग द लंग्स। ये हो सकता है कि पोल्यूशन से टॉक्सिक गैस जो आपके लंग्स में जाती है जिसके वजह से क्या होगा, लंग्स में क्लॉगिंग हो जाएगी। अब तीसरा ऑप्शन, रिड्यूस द साइज ऑफ ब्लड वेसल लीडिंग टू इमीडिएट स्ट्रोक। तो एयर पोल्यूशन के वजह से क्या हो रहा है, तो ब्लड वेसल का साइज जो है वो कम हो रहा है। चौथा ऑप्शन, इट ओनली अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो लंग्स है उसी को अफेक्ट करती है, एंड नॉट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट को ये कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। पोल्यूटेड एयर जो है वो सिर्फ लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को डैमेज करती है। तो दोस्तों अगर एयर पोल्यूशन में आपको एक्सपोजर हो जाए तो बहुत सारे हेल्थ इशू होते हैं, उसका रीजन है ऑप्शन बी, टॉक्सिक गैस जो है और पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो आपके लंग्स में क्लॉग हो जाते हैं, जिसके वजह से बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता और लंग्स कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से। क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडीज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू रैप्चर्ड ब्लड वेसल। अब यहां पर देखिए, अगर किसी कारणवश आपके बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, अगर वो डैमेज हो जाती है तो बॉडी का इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है। तो पहला इमीडिएट रिस्पॉन्स है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड हील द रैप्चर वेसल। वो ब्लड क्लॉट क्रिएट कर देगी और रैप्चर्ड वेसल को ठीक करेगी। नेक्स्ट, इमीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इमीडिएटली ब्रेकडाउन हो जाती है। तीसरा, एक्सपांशन ऑफ ब्लड वेसल इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई। ब्लड वेसल इंक्रीज हो जाती है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाया जा सके। चौथा, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू ब्रेन। ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है वहां पे कंप्लीट ब्लॉकेज जो है वो आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, जब भी आपको इंजरी होती है, खून बहता है, मतलब क्या हो गया, जब इंजरी हुई और खून बहना चालू हुआ मतलब आपकी ब्लड वेसल रैप्चर हो गई है। तो बॉडी की इमीडिएट एक्शन क्या होती है, बॉडी की इमीडिएट एक्शन होती है कि बॉडी वहाँ से ब्लड सप्लाई, जो ब्लड लॉस हो रहा है उसे रोक देती है। ब्लड क्लॉटिंग, जिसके लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है, और हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अभी इन चारों ऑप्शन को सोचोगे तो आपको समझ में आएगा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है, कि जब भी ब्लड वेसल इंजरी होती है, ब्लड वेसल जब रैप्चर हो जाती है, तब बॉडी वहां पे ब्लड क्लॉट क्रिएट करती है, जिसे हम लोगों ने क्या बोला था, ब्लड क्लॉटिंग। ओके, जिसके वजह से ब्लड लॉस रुक जाता है और बाद में बॉडी उस ब्लड वेसल को रिपेयर कर देती है। तो दोस्तों ये थे इस पूरे वीक के साइंस टेक रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो जल्दी से फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चन आंसर आपके साथ करंट अफेयर शेयर करता हूँ। अगर आपने पूरा वीक इसे फॉलो किया होगा तो दोस्तों इस सेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आते रहे। तो ऐसे ही फॉलो कीजिए, और आज के सेशन की PDF फाइल भी आपको मेरे इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी। सो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, पर यह सेशन ख़त्म होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ये जो हमारा कार्निवल फेस्टिवल है इसका बेनिफिट उठाए, और आप यहाँ पे UPSC और PCS की कॉम्बो बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप 9900 में स्टेट्स PCS की भी बैच ले सकते हैं, वो भी 5100 MCQs के साथ। तो आप मेरा कोड अप्लाई कीजिए PSK लाइव, फिर मैं आपको साइंस टेक और जनरल साइंस दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाऊँगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। सी यू नेक्स्ट वीक।